नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेशों के बारे में, जिसमें जो कि डी विटलसी महोदय के द्वारा दिया गया था। पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि कृषि क्या है, इसके बाद हमने बात की थी कि प्रदेश क्या होता है, और इसके बाद हमने देखा था कि कृषि प्रदेश क्या होता है। विश्व को कृषि प्रदेशों में बांटने का जो प्रयास किया है वो ओ ई बेकर 1925 में और जोनासन 1926 में किया था। लेकिन जो वैज्ञानिक रूप से जिन्होंने विश्व को प्रमुख कृषि प्रदेशों में बांटा है वो 1936 में डी विटेल्सी महोदय ने बांटा था, जो कि एक अमेरिकन ज्योग्राफर थे, और इनकी पुस्तक का नाम था द अर्थ एंड स्टेट पुस्तक में बांटा था। और दोस्तों, हमने ये भी बताया था कि इन्होंने प्रमुख 5 आधारों पर 13 कृषि प्रदेशों में बांटा था विश्व को। ये 5 प्रमुख आधार हमने आपको बताए थे, ठीक है। इसके बाद जो विश्व के प्रमुख 13 कृषि प्रदेश थे उनके बारे में भी हमने आपको चर्चा की थी, उनके बारे में, ठीक है, वो यहाँ पर दिए गए हैं। और इन सब में से हमने आपसे पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में बात की थी चलवासी एवं स्थानांतरणशील पशुचारण के बारे में, और व्यापारिक पशुपालन प्रदेश के बारे में, और स्थानांतरणशील कृषि के बारे में आपसे बात की थी, ठीक है। आज हम बात करते हैं पार्ट 2 के अंतर्गत चौथा कृषि प्रदेश, जिसका नाम है प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यह प्रदेश का विस्तार कहाँ पर है। विटलसी महोदय के अनुसार तो यह उत्तर पूर्वी भारत यानी भारत के इस हिस्से में, मलाया दोस्तों जो मलेशिया प्रायद्वीप है, यानी कि मलेशिया है वो मलय प्रायद्वीप है, वो ये है। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि मलय प्रायद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रायद्वीप यानी मलय प्रायद्वीप ये पूरा है। सुमात्रा आपका इंडोनेशिया में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद पापुआ न्यूगिनी दोस्तों ये देश है आपका। मध्य एंडीज कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो विश्व की आपकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है दक्षिण अमेरिका में, तो जो देश पड़ते हैं आपके दक्षिण अमेरिका में, वो मध्य एंडीज के आसपास है, ठीक है। इसके अलावा इसका विस्तार जो है अफ्रीकी महाद्वीप में भी है, और यहाँ पर भी है, ये इजराइल और जॉर्डन का एरिया है, यहाँ पर भी इसका विस्तार है। देखते हैं इसके आगे। यहाँ पर जो दोस्तों खेती है वो सीमित क्षेत्रों में होती है, अतः स्थानांतरणशीलता संभव नहीं होती है। अधिकांश विशेषताएं स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश के समान ही होती हैं। और स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश की विशेषताएं क्या थी? जैसे पेड़ों को काट करके जला देना, 3 या 4 वर्ष तक कृषि करना, इसके बाद उर्वरता समाप्त होने पर पुनः दूसरे क्षेत्र की तलाश करना। तो इसमें भी कुछ इसी प्रकार का होता है। बागानी खेती के संलग्न प्रदेशों में उत्खनन केंद्रों से संलग्न भागों में तथा पठारी भागों में यह कृषि मिलती है, ठीक है। उत्खनन क्षेत्रों का मतलब है दोस्तों जहाँ पर खनिजों को निकाला जाता है। इसके अलावा जो पठारी भाग हैं आपके, यहाँ पर भी यही कृषि मिलती है। यहाँ कृषि गहन भी होती है, यानी बड़ी मात्रा में भी होती है, तथा पशुपालन भी इससे संबंधित होता है। इसके बाद अगला जो कृषि प्रदेश है उसका नाम है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि प्रदेश। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गहन शब्द आपको याद रखना है, क्योंकि अगला प्रदेश जो है वो चावल प्रधान विहीन यानी चावल विहीन कृषि प्रदेश होगा। चावल विहीन निर्वाह कृषि प्रदेश, ठीक है। तो चावल प्रधान जो गहन कृषि प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका। बांग्लादेश दोस्तों आपका यहाँ पर है, श्रीलंका आपका ये रहा, भारत तो आपको पता ही है ये है, दक्षिणी एवं मध्य चीन,
यानी कहने का मतलब ये है कि ये आपका चाइना है, तो दक्षिणी एवं मध्य चीन। म्यांमार आपका यहाँ पर है। कंपूचिया को दोस्तों हम कंबोडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कंबोडिया भी आपका यहीं पर है। थाईलैंड भी आपका यहीं पर है। जावा जो कि इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। इन देशों में प्रदेश प्रमुख रूप से आते हैं। एक चीज़ आपको दोस्तों याद रखना है कि जो चावल प्रधान गहन कृषि प्रदेश हैं, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। यानी जनसंख्या प्रधान क्षेत्र है ये, ठीक है। तो इस चित्र के माध्यम से आपको चावल प्रधान गहन प्रदेश निर्वाहक कृषि प्रदेशों को दिखाया गया है। मानसूनी जलवायु के अधिक वर्षा वाले भाग इसमें आते हैं, ठीक है। मानसूनी जलवायु का मतलब ये है दोस्तों, जो गर्मी के सीज़न में हवाओं की जो दिशा होती है वो सागर से स्थल की ओर होती है, और जो सर्दियों में जो वर्षा होती है वो स्थल से सागर की ओर हो जाती है, तो वो मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र हैं। मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में भी जो अधिक वर्षा वाले भाग हैं, ठीक है, तो वहाँ पर होती है कृषि। अधिक ताप एवं मौसमी परिवर्तन इसकी प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर जो मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश हैं, यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। समतल मैदानी भागों में मेड़ व बांध बनाकर धान की खेती की जाती है। अपेक्षाकृत उच्च भाग अथवा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का जैसी फसलें होती हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ तो धान की खेती होती है, लेकिन जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का जैसी फसलें होती हैं। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं जैसे गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान, कृष्णा गोदावरी का डेल्टाई भाग, दक्षिण पश्चिमी भारत का तट, इरावदी, सोनम, मैकांग, सिक्यांग, यार्टी सिक्यांग, हुआंगहो के डेल्टाई प्रदेश। दोस्तों जो आपका इरावदी का क्षेत्र है ये म्यांमार में पड़ता है, ठीक है, और ये सभी जो क्षेत्र हैं आपके ये चाइना में पड़ते हैं। और गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान, कृष्णा, गोदावरी, डेल्टाई भाग ये सब भारत में आते हैं, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी भारत का तटीय भाग भी आता है। प्रतीक माना जाता है। कृषि उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य जीवन निर्वाह होता है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि जीवन निर्वाह का मतलब होता है कि जो किसान होता है वो अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए ही कृषि करता है, ना कि बेचने के उद्देश्य से करता है। इसके बाद है चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि प्रदेश। पहले वाला क्या था, चावल प्रधान था, यहाँ पे जो विहीन है यहाँ पे वो प्रधान था, ठीक है। तो अब ये चावल विहीन गहन निर्वाहक कृषि प्रदेश, इसके अंतर्गत पाकिस्तान, मध्य पश्चिमी भारत, उत्तरी मंगोलिया, दक्षिण कोरिया जैसे देश प्रमुख रूप से आते हैं। इस चित्र में भी देख सकते हैं कि जो आपका पाकिस्तान है, मध्य भारत है, ये उत्तरी मंगोलिया है और ये कोरिया गणराज्य है आपका। तो ये क्षेत्र आपके चावल विहीन गहन निर्वाहक कृषि प्रदेश हैं। यहाँ जो वर्षा का सापेक्ष अभाव है, यानी वर्षा यहाँ पे कम होती है लेकिन तापमान की भी कमी है, यानी वर्षा भी कम होती है, तापमान भी कम है, से गेहूं की खेती उपयुक्त दशाएं मिलती हैं। यानी यहाँ पर वर्षा कम होती है, तापमान भी थोड़ा कम होता है, तो चावल की कृषि तो नहीं होती है लेकिन गेहूं के लिए उपयुक्त दशाएं हैं। सिंचाई का प्रसार होने यानी सिंचाई अधिक होने से गेहूं की खेती का भी विस्तार हुआ है, क्योंकि वह अधिक टिकाऊ एवं प्रमुख खाद्यान्न फसल है। कौन सी? गेहूं, ठीक है। इसके बाद है आपका व्यापारिक बागानी कृषि प्रदेश। इसके अंतर्गत लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ पे हम बताते जाते हैं आपको कि लैटिन अमेरिका का मतलब, कहने का मतलब है दोस्तों आपका
मैक्सिको से लेकर के संपूर्ण दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश जो हैं वो लैटिन अमेरिका हैं। इसके बाद आपका अफ्रीका है, फिर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इसमें प्रधान रूप से आते हैं। यह क्षेत्र एक फसली होता है, यानी एक फसली का कहने का मतलब है कि पूरे वर्ष में एक ही फसल उगाई जाती है। व्यापारिक बागानी कृषि के प्रदेश हैं ये। एक ही फसल उगाई जाती है, तो वह फसल कौन कौन सी होती हैं? जैसे कोको, कॉफ़ी, चाय, रबड़, गन्ना, नारियल, मिर्च मसाले इसमें प्रधान है। दोस्तों ये जितने भी फसलें हैं आपकी, ये व्यापारिक फसलें हैं, यानी इनको उत्पादन करने का मतलब है कि डायरेक्ट मार्केट में बेच देना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। गन्ना पश्चिमी द्वीप समूह और ब्राज़ील, पूर्वी अफ्रीका, मालागासी में होता है। केला आपका पश्चिमी द्वीप समूह, मध्य अमेरिका, वेनेजुएला और अफ्रीका के कुछ भागों में होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। विशेषताओं की बात करें अगर व्यापारिक कृषि की, तो यहाँ जो कृषि होती है बड़े बड़े बागानों पर होती है। बागानों में फसल की बुआई, कटाई, सुखाई, उसे डिब्बों में बंद करना, निर्यात प्रबंध आदि सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है, यानी ये बागानों में ही सब कुछ हो जाता है। बागानी खेती अधिकांश विदेशी आधिपत्य में है। विदेशी आधिपत्य में कहने का मतलब है कि जो अमीर देश हैं वो खेती करते हैं बागानी कृषि। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होता है। वैज्ञानिक विधि कहने का मतलब है कि सिंचाई हो या कृषि यंत्रों का प्रयोग हो, वो वैज्ञानिक विधि से होता है। इसमें आधुनिक यंत्र, कीटनाशक, उन्नत बीज यहाँ प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, ये आपकी वैज्ञानिक कृषि है। श्रमिकों को रहने के लिए घर, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि के लिए संपूर्ण व्यवस्था रहती है। कृषि का उद्देश्य जो होता है वो निर्यात करना होता है, यानी कि बागानी कृषि में जो भी पैदा होता है इसका उद्देश्य होता है कि हम निर्यात करके पैसे कमाएं। ठीक है, स्थानीय जनसंख्या श्रमिक के रूप में कार्य करती है, यानी कि जो वहाँ के लोकल के लोग होते हैं वो श्रमिक के रूप में यानी पैसों पर काम करते हैं, अतः प्रादेशिक विकास नहीं हो पाता। यह कृषि प्रदेश प्रधानतः उष्ण क्षेत्रों में ही मिलते हैं। उष्ण क्षेत्र कहने का मतलब है दोस्तों जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये उष्ण प्रदेशों में मिलता है। और इस कृषि में पूंजी निवेश इसकी प्रमुख आवश्यकता है, यानी पूंजी का बड़े पैमाने पर निवेश होता है। जाहिर सी बात है कि पूंजी का निवेश होगा क्यों? क्योंकि हमें आधुनिक यंत्र खरीदने हैं, कीटनाशकों का छिड़काव करना है, उन्नत बीजों का प्रयोग करना है। इसके अलावा श्रमिकों को घर भी चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन की सुविधाएं भी देनी होती हैं। और जो श्रमिक होते हैं वो पैसों पर काम करते हैं, इसलिए इस व्यापारिक कृषि में पूंजी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। यह कृषि प्रदेश भूमध्य सागर के चतुर्दिक स्थित देशों में पाया जाता है। यहाँ पे हम बता दें कि भूमध्य सागर कहाँ पर है आपका, तो जो भूमध्य सागर है वो यूरोप और अफ्रीका के मध्य में जो सागर पड़ता है इसे भूमध्य सागर कहते हैं। तो भूमध्य सागर के जो चारों तरफ देश हैं वहाँ पर ये प्रमुख रूप से होती है कृषि। कौन कौन से देश हैं? जैसे कि मध्य स्पेन, इटली, दक्षिणी फ्रांस, यूनान, तुर्की, सीरिया, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका व दक्षिणी चिली में मिलता है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि कैलिफोर्निया ये रहा आपका, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया आपका ये रहा। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका ये रहा, दक्षिणी चिली आपका ये रहा। ठीक है, तो इन प्रदेशों में भूमध्य सागरीय कृषि होती है। इस प्रदेश में जाड़े में वर्षा होती है। ये दोस्तों हमेशा आपको याद रखना है, और हमेशा आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जलवायु प्रदेश है जहाँ पर जाड़े में वर्षा होती है, तो आपको याद रखना है भूमध्य सागरीय प्रदेश। और ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है, यानी गर्मियों में वर्षा नहीं होती। अतः यहाँ की फसलों को दो भागों में बांटा जा सकता है।
दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए आपको याद रखना है कि जाड़े में वर्षा होती है, गर्मियों में नहीं होती। और जो ये जलवायु प्रदेश है वो रसदार फलों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि जाड़े की फसलें कौन सी होती हैं। जाड़े की फसलों में जैसे गेहूँ, आलू, प्याज, टमाटर, सेम, फल की खेती भी होती है। और फल की खेती यानी कि रसदार फलों की खेती। ग्रीष्म ऋतु की फसलों की बात करें तो चूँकि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती नहीं है तो सिंचाई के द्वारा खेती की जाती है। जैसे अंगूर इस मौसम की प्रमुख फसल है। इसके अलावा सेब, नाशपाती, जैतून, अंजीर, चीकू आदि फल होते हैं। यहाँ पर सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के बारे में याद रखना है। इसके बाद है व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश। दोस्तों व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश कहने का मतलब है कि जो भी अन्न का उत्पादन होगा उसको मार्केट में बेचने के उद्देश्य से किया जाएगा, ना कि किसान अपना पेट और परिवार का पेट भरने के लिए करेंगे, बल्कि मार्केट में बेचने के लिए किया जाएगा। ठीक है, जो व्यापारिक अन्न उत्पादक प्रदेश हैं, पहली बात तो वो कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या कम होती है, जहाँ कृषि का उद्देश्य व्यापार करना है, यानी कि लाभ कमाने के उद्देश्य से कृषि की जाती है। इसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिका के प्रेरी प्रदेश, रूस में स्टेपीज प्रदेश, अर्जेंटीना में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग बेसिन आदि इसी कृषि प्रदेश में आते हैं। दोस्तों आपको उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में पता होगा। तो जो व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश हैं वो शीतोष्ण घास के मैदानों में पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि अर्जेंटीना में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहते हैं, रूस में स्टेपीज कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इस चित्र के माध्यम से भी आपको दिखाने की कोशिश की गई है। ये आपका स्टेपीज क्षेत्र है, ये आपका प्रेरी प्रदेश है। ठीक है, ये आपका पंपास प्रदेश है, ये दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड प्रदेश है और ये आपका डाउन्स प्रदेश है जिसे हमने मरे डार्लिंग कहा था। तो ये आपका डाउन्स घास के मैदान है। तो इन प्रदेशों में व्यापारिक अनाज का उत्पादन किया जाता है। इसकी अन्य विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो सैकड़ों हेक्टेयर के खेत, यानी यहाँ पर 1 या 2 बीघे के खेत नहीं मिलते, सैकड़ों हेक्टेयर के खेत होते हैं और 1 हेक्टेयर लगभग 6 बीघे के आसपास होता है। एकाकी मकान इस प्रदेश में कृषि की पहचान है, यानी कि मकान 1-2 मिलते हैं बस। फार्मों में व्यापक पैमाने पर यंत्रों का प्रयोग होता है तथा 1 या 2 व्यक्ति मिलकर फसल संबंधी सभी कार्य जुताई, बुआई, निराई, गुड़ाई, कटाई, मड़ाई, भंडारण आदि सभी काम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यंत्रों का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है। जैसे कटाई करनी है तो हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं, अगर कीटनाशक का छिड़काव करना है तो ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, या ये लोग हेलीकॉप्टर से भी छिड़काव करते हैं कीटनाशकों का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर जो वर्षा है प्रायः 25 से 50 सेंटीमीटर होती है, अतः गेहूँ यहाँ की प्रधान फसल है। ठीक है, तो आप समझ गए कि व्यापारिक अन्न उत्पादक के अंतर्गत जो प्रधान फसल है वो गेहूँ की है। ठीक है, यानी गेहूँ जो पैदा किया जाता है वो बेचने के उद्देश्य से किया जाता है। इसके बाद है व्यापारिक कृषि एवं पशुपालन, यानी अब पशुपालन भी व्यापारिक रूप से होगा, यानी बेचने के उद्देश्य से। इस कृषि में पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, साइबेरिया के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका अमेरिका का ये क्षेत्र है, मध्य एशिया के क्षेत्र यानी साइबेरिया क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा इसमें दक्षिण अमेरिका का ये क्षेत्र, अफ्रीका के ये क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र भी आते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इस प्रदेश में फसलों का उत्पादन पशुपालन के उद्देश्य से किया जाता है। आप समझ रहे हैं आप कि जो फसलें उगाई जाती हैं वो पशुपालन के उद्देश्य से किया जाता है, यानी फसलें जो उगाई जाती हैं वो पशुओं को खिलाने के लिए।
ठीक है। और क्यों ऐसा? ताकि पशुओं को मोटा किया जा सके और उनके अधिक मांस प्राप्त किया जा सके। यानी फसलों का उत्पादन पशुओं को खिलाने के लिए, और पशुओं को क्यों खिलाया जाता है? उन्हें मोटा करने के लिए, यानी उनमें अधिक चर्बी आ सके। और क्यों? ताकि अधिक मांस प्राप्त किया जा सके। हड्डी, चमड़ा, सींग, खुर, अंडे आदि भी प्राप्त होते हैं इससे। अगर फसलों की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ऐसी फसलें ही उगाई जाएंगी जो जानवरों को खिलाई जा सकें। तो जैसे जई है, चरी, मक्का, आलू, चुकंदर, गाजर, मटर, गोभी, सेम, शलजम, ककड़ी का उत्पादन होता है। और ये सभी फसलें जो उगाई जाती हैं वो पशुओं को खिलाने के उद्देश्य से। तथा हरे चारे की खेती भी यहाँ पर की जाती है ताकि पशुओं को खिलाया जा सके, ताकि वो मोटे हो जाएं और उनसे मांस, हड्डी, चमड़ा, खुर आदि प्राप्त किए जा सकें। इसके अलावा अन्य विशेषताएं हैं इसकी। इस प्रदेश में अनाज, हरा चारा एवं सब्जियों का क्रमानुक्रम में उत्पादन किया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में फार्म विस्तृत होते हैं, जबकि यूरोप में छोटे फार्म पर मकान, पशुपालन, यंत्रागार यानी कि जहाँ पर यंत्र रखे जाते हैं, भंडार गृह बने होते हैं। जो फसल है वो चारे के रूप में या अनाज के रूप में पशुओं को खिलाई जाती है तथा विक्रय भी की जाती है। पशुओं का विक्रय होता है यानी कि बेचा जाता है पशुओं को, या मांस तैयार करके बेचा जाता है। यानी पशुओं को डायरेक्ट बेचा जा सकता है या उन्हें काट करके मांस प्राप्त करके बेचा जाता है। उत्पादनों का जो निर्यात विदेशों में किया जाता है। कृषि में पूंजी तथा श्रम का विनियोग अधिक होता है, यानी ये सब काम करने के लिए पूंजी भी अधिक चाहिए और श्रम भी अधिक चाहिए। तथा कृषि वैज्ञानिक विधियों से की जाती है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह खेती लाभदायक होती है। भूमि संरक्षण तथा भूमि की उर्वरता को बनाए रखने का प्रयास भी किया जाता है। तो ये सारी विशेषताएं हैं आपकी व्यापारिक कृषि व पशुपालन के। आवश्यकता अनुसार फसलों एवं या पशुओं का उत्पादन समायोजित किया जाता रहा है, जिनमें हानि नहीं होती। इसके बाद 11वां नंबर है आपका निर्वाहक अन्न और पशुपालन प्रदेश। यानी अब जो कृषि की जाएगी या पशुपालन किया जाएगा वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए किया जाएगा। इस प्रकार की कृषि पद्धति पश्चिमी एशिया, तुर्की, उत्तरी ईरान, मध्यवर्ती एशिया और उत्तरी साइबेरिया के क्षेत्र में जलवायु और स्थलीय बाधाओं के कारण विकसित हुई है। कहाँ कहाँ पर दोस्तों? जैसे आपका मध्य एशिया है, पश्चिमी एशिया है, पूर्वी एशिया है। इसके अलावा साइबेरिया के क्षेत्र भी इसी में आते हैं। और ये सब क्यों विकसित हुआ है? स्थलीय बाधाओं के और जलवायु के कारण। यहाँ ना तो पूर्ण कृषि पर जीवन यापन आश्रित है और ना ही पशुपालन पर। फलतः अन्न उत्पादन और पशुपालन दोनों से जीवन निर्वाह होता है। यहाँ शुष्कता एवं ठंड के कारण केवल एक फसल किसी प्रकार हो पाती है। शुष्कता है यानी पानी यानी बरसात कम होती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। फलतः पशुपालन आवश्यक हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब फसल नहीं हम उगा पाएंगे तो पशुपालन ही करेंगे। ठीक है। इसके बाद है व्यापारिक दुग्ध उत्पादक कृषि प्रदेश। यह कृषि प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका, बड़ी झीलों के समीप, बड़ी झीलों का कहने का मतलब है दोस्तों जो महान झील क्षेत्र है आपका, महान झील क्षेत्र, इसके अंतर्गत 5 झीलें आती हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ग्रेट लेक्स के नाम से 5 झीलें कौन सी हैं, तो अभी वो भी आप बता सकते हैं। तो जो ये प्रदेश है संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी इस भाग में विस्तृत है। पश्चिमी यूरोप यानी इस भाग में, पश्चिमी यूरोप में, रूस के पश्चिमी मध्य पेटी में तथा दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया कहने का मतलब है आपका ये वाला एरिया। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड वाला एरिया भी इसके अंतर्गत आता है और साथ ही रोमानिया में भी इस प्रकार की कृषि होती है।
यानी कि जो अब पशु पाले जाते हैं वो दुग्ध उत्पादन के लिए पाले जाते हैं, ना कि मांस के लिए। इस कृषि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन प्रधान पेशा है। गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, यानी गाय पाली जाती है दुग्ध उत्पादन के लिए। और दुग्ध उत्पादन कहने का मतलब है कि दुग्ध से बने हुए पदार्थ भी इससे बनाए जाते हैं। पालतू गायों की किस्में दूध की मात्रा एवं दूध में मक्खन की मात्रा से संबंधित होती हैं। कुछ गाय हैं नस्लें, जैसे गाय की जैसे जर्सी, स्विस, आयरिश, बाउन, होन्स्टाइन नस्लें प्रधान हैं। ये गायों की नस्लें हैं। यहाँ सूअर और मुर्गी भी पाले जाते हैं। फसलों की बात करेंगे तो यहाँ पर मक्का, हरे चारे की प्रधान फसल होती है। जाहिर सी बात है कि गाय पाली जा रही है, मुर्गी और सूअर पालन किया जा रहा है, तो हम ऐसी फसलें ही उगाएंगे जिससे हमें हरा चारा भी प्राप्त हो और मक्का भी प्राप्त हो, ताकि हम पशुओं को खिला सकें। ताज़े दूध, मक्खन, पनीर के निर्यात हेतु लंबी दूरी तक त्वरित परिवहन साधनों का प्रयोग होता है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि दूध और मक्खन, पनीर को जहाज़ों के माध्यम से, यानी हवाई जहाज़ के माध्यम से दूसरे देशों में भी भेजा जाता है। पानी के जहाज़ों पर शीत गृह का निर्माण कर मांस, मक्खन, पनीर का भी निर्यात किया जाता है। और इसके बाद लास्ट है आपका कृषि प्रदेश, जिसका नाम है विशेषीकृत बागानी कृषि प्रदेश। यह जो क्षेत्र है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में खाड़ी प्रदेश, अटलांटिक तट, कैलिफोर्निया की घाटी, मध्य एशिया, पेरू, ब्राज़ील तट और दक्षिण अफ्रीका में ऐसी विशिष्ट कृषि का विकास हुआ है। ठीक है। फल, सब्जी, फूल और कुछ अन्य फसलों की गहन खेती इस क्षेत्र में की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह क्षेत्र ऐसी फसलों के उत्पादन के लिए अग्रणी है। कौन कौन सा क्षेत्र? जैसे कैलिफोर्निया वाला एरिया, और ये तटीय क्षेत्र, खाड़ी तटीय क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका वाला एरिया भी इसी में आता है। इसके बाद और कौन सा था? पेरू और ब्राज़ील तट, मध्य एशिया का क्षेत्र भी है, पेरू का क्षेत्र भी है, ब्राज़ील का तट भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर किन फसलों का उत्पादन होता है? फल, सब्जी, फूल और कुछ अन्य फसलों की गहन खेती होती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की जो कृषि प्रदेश हैं व्हिटलसी महोदय के द्वारा विश्व में बांटे गए हैं उनके बारे में बात की। और आज हमने आपसे बात की प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि प्रदेश और चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि प्रदेश। इसके साथ साथ व्यापारिक बागानी कृषि प्रदेश, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश, व्यापारिक कृषि एवं पशुपालन प्रदेश, निर्वाहक अन्न और पशुपालन प्रदेश, व्यापारिक दुग्ध उत्पादन कृषि प्रदेश और विशेषीकृत बागवानी कृषि प्रदेश के बारे में आज हमने आपसे चर्चा की। तो दोस्तों यहीं से आपका ये टॉपिक समाप्त होता है, जो था विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेश जो व्हिटलसी महोदय के द्वारा दिए गए थे 1936 में द अर्थ एंड द स्टेट पुस्तक में 5 आधारों पर विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा गया था। ठीक है दोस्तों। तो जो PDF होगा दोस्तों, आपको पिछले वीडियो का और इस वीडियो का PDF का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।